पे नहर के लिए बोल रहे हैं। तो पहले उनसे ये बात पूछने वाली है भी ये नहर आएगी कहाँ पे और जाएगी कहाँ पे। क्या उसका कोई रोड मैप तैयार हुआ है? क्या उसका कोई डॉक्यूमेंटली काम हुआ है? क्या उसकी कोई प्रोसीजर्स हुई है? किसने इसका सर्वे किया है? कुछ काम हुआ ही नहीं। एक हवाई घोषणा कर दी जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए। और पिछले 4.5 साल की बात करें अपने भादरा क्षेत्र में, जो कामरेड लगातार बोल रहे हैं अभी मैंने इतने विकास कार्य करवा दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, भादरा तहसील का बेड़ा गर्क करके छोड़ दिए। सिवाय घोषणाओं के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है, झूठी घोषणाएं हैं। अब भादरा तहसील की जनता भी जाग चुकी है, वो इन झूठी घोषणाओं पे आने वाले कार्यकाल में सड़कों के जाल की बात की है। सारी सड़कें जाके देख लो कहाँ तक उनकी सड़कें बनी है और किस क्वालिटी में बनी है। स्कूलों की बात करते हैं, मैंने इतने स्कूल करवा दिए, इतने कॉलेज लिया है। उन स्कूलों में जाके व्यवस्था देख लो, लगभग 19 से 20 स्कूल आज भी बंद होने की कगार पे है। क्रमोन्नत करवाए हुए स्कूलों में से बंद होने की कगार पे आ चुके हैं। और मैंने यहाँ तक भी सुना है, जानकारी मुझे ये इतनी है भी मलखेड़ा गांव का स्कूल भी शायद बंद होने की कगार पे है। जनता की आवाज, जनता तक न्यूज। नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनता तक न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं भादरा में। आपको बता दें कि भादरा में हाल फिलहाल राजनीतिक गतिविधियां अपने चरम सीमा पर है और आपको बताना चाहेंगे विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है, थोड़ा ही समय बचा है विधानसभा चुनाव में। अपने साथ विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे युवा नेता अहमद पचार जी आज अपने साथ जुड़ेंगे। नमस्कार अहमद जी। नमस्कार प्रवीण जी, सब आपके सभी दर्शकों को सबसे पहले तो आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आप बीजेपी की टिकट के दावेदारी जता रहे हैं और क्षेत्र में लगातार पिछले कई दिनों से जनसंपर्क अभियान आपका जारी है। किस प्रकार का रिस्पांस जनता की ओर से मिल रहा है? पिछले कई दिनों की आप बात करें तो कई दिन नहीं, बहुत से महीनों से लगा हुआ हूँ मैं, लगातार जनसंपर्क में लगा हुआ हूँ। बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है, गांव में जा रहे हैं, जहाँ पे भी जाते हैं बीजेपी का प्रचंड बहुमत है। बीजेपी की क्लियर सरकार बनेगी, बढ़िया रुझान आ रहे हैं लोगों के। टिकट की अपन बात करें तो भादरा विधानसभा क्षेत्र के अंदर बहुत से कद्दावर नेता बीजेपी के अंदर पहले से मौजूद हैं। जैसे अपन बात करें पिछला चुनाव पूर्व विधायक संजीव जी बेनीवाल है गांधीबड़ी से, एक चुनाव बीजेपी से उन्होंने जीता है और पीछे भी बहुत कम मार्जिन से उनकी हार हुई थी। और इसके अलावा भी अभी हाल ही में जयदीप जी डुड्डी बीजेपी के अंदर दोबारा से आए हैं। तो इन के मुकाबले आपको क्या लगता है कि आप टिकट ले पाएंगे? देखिए पत्रकार जी, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। आज विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है। इसमें हर कार्यकर्ता का एक महत्व है, एक स्थान है। और पार्टी के अंतिम छोर पे, जो बूथ के अंतिम छोर पे जो भी व्यक्ति है, जो भी कार्यकर्ता हमारा है, पार्टी उसको भी पूरा महत्व देती है। पार्टी में ये चीज़ नहीं है भी ये सीनियर है, ये जूनियर है, ये लीडर है, ये लीडर नहीं है, ये चीज़ नहीं देखती। पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को देखती है, कार्यकर्ता के काम को देखती है, एक सर्वे देखती है, उस आधार पे वो टिकट देती है। राजस्थान के अंदर हाल ही में बीजेपी की कार्यकारिणी का विस्तार हुआ, उसमें भी बहुत से युवाओं को स्थान मिला है। तो इस आधार पर हम ये भी मान सकते हैं कि बीजेपी की टिकट कहीं ना कहीं युवा को मिलने के आसार है। क्या लगता है आपको? बिल्कुल मान सकते हैं। और जैसा कि हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं भी जिस देश की आबादी का 65% युवा है, तो उस देश का भविष्य युवा ही है। और उसी का परिणाम है ये जो आज भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी में लगभग युवा चेहरे आए हैं। तो उसी को आधार मानते हुए ये एक तैयारी कर रहे हैं, एक प्रोग्राम है, ये एक सिस्टमेटिक तरीके से चल रहे हैं। उसी के आधार पर युवाओं को आगे लाया जा रहा है। अगर एक युवा को आज पार्टी से जुड़ता है तो वो लंबे समय तक पार्टी का कार्यकर्ता रहेगा, पार्टी के लिए काम करेगा। पार्टी इसी चीज़ पे फोकस कर रही है। और आज के समय जो भी युवा है, नवमतदाता है, उसकी पहली सोच भाजपा है। सबसे पहले अपने बात करते हैं भी कोई भी वोटर आ रहा है, 17 साल का बच्चा है, 18 साल का बच्चा, उससे पूछते हैं भी आप किसको वोट दोगे, तो वो यही कहेगा मैं मोदी जी को वोट दूंगा। तो ये युवा की एक मतलब सबसे पसंदीदा पार्टी बन चुकी है आज के समय में हमारी भारतीय जनता पार्टी। उस आधार पे युवाओं को पार्टी भी आगे ला रही है। सर, अगर हम भादरा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो आप जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरे हैं? भादरा विधानसभा में जो स्थायी प्रमुख मुद्दे हैं, जैसे 14 बरानी सिंचित पानी के बगैर रहे हुए, सबसे पहला मुद्दा तो वो रहेगा हमारा। उसके बाद हरियाणा सीमावर्ती एरिया है,
हमारे क्षेत्र में जिस हिसाब से पिछले कुछ दिनों से लगातार देख रहे हैं, चोरी की घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही है, लूट की घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ये सब नशे की वजह से हो रही है। जी बिल्कुल। हमारा प्रयास रहेगा हम इस नशे पे पूरा अंकुश लगा पाएँ। दूसरी चीज़ सिंचाई पानी है, उसके लिए हम निरंतर बेरोक टोक प्रयास करते रहेंगे। और उसके अलावा जो भी मुख्य समस्या, जैसे कि अपने भादरा की बात करें, सीवरेज समस्या है, पेयजल सप्लाई की समस्या है, बहुत से गांवों में अभी तक पेयजल पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई है, तो उन गांवों में पानी पहुंचाना, और जो भादरा की जो सीवरेज समस्या काफ़ी लंबे समय से चलती आ रही है, इसका निस्तारण करवाना हमारा प्रमुख काम रहेगा। आपने अभी 14 बिरानी गाँव का जिक्र किया, तो आपको बताना चाहेंगे कि कुछ समय पहले एक घोषणा हुई है 14 बिरानी गाँवों को सिंचित करने की, तो आप क्या मानते हैं? अभी तक तो धरातल पर काम जारी नहीं हुआ है, पर मौजूदा विधायक बलवान पूनिया जी का कहना है कि जल्द ही उस पर काम शुरू कर दिया जाएगा, शिलान्यास कार्यक्रम जल्द ही उसका होगा। शिलान्यास होगा किसका? कोई काम है, कोई नहर निकाल रहे हैं, वहाँ पे नहर के लिए बोल रहे हैं, तो पहले उनसे ये बात पूछने वाली है भी ये नहर आएगी कहाँ पे और जाएगी कहाँ पे? क्या उसका कोई रोड मैप तैयार हुआ है? क्या उसका कोई डॉक्यूमेंटली काम हुआ है? क्या उसकी कोई प्रोसीजर्स हुई है? किसने इसका सर्वे किया है? कुछ काम हुआ ही नहीं। एक हवाई घोषणा कर दी जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए। और पिछले 4.5 साल की बात करें अपने भादरा क्षेत्र में, जो कामरेड लगातार बोल रहे हैं अभी मैंने इतने विकास कार्य करवा दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, भादरा तहसील का बेड़ा गर्क करके छोड़ दिए। सिवाय घोषणाओं के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है, झूठी घोषणाएं हैं। अब भादरा तहसील की जनता भी जाग चुकी है, वो इन झूठी घोषणाओं पे आने वाली नहीं है। तो आप क्या मानते हैं, ये सिर्फ घोषणा मात्र ही है, धरातल पर ये काम नहीं होगा? ये जो कामरेड ने घोषणा की है, ये सिर्फ एक घोषणा मात्र ही है, हवाई बात है। इसका इस कार्यकाल में कुछ नहीं हो सकता। आप मौजूदा विधायक बलवान पूनिया के कार्यकाल को किस प्रकार देखते हैं? बिल्कुल शून्य, जीरो, सबसे फेलियर कार्यकाल में इसी को देखता हूँ। बलवान पूनिया का ये कहना है कि हाल ही में उनका बयान आया है कि जो मुझसे तेज़ दौड़ेगा और जो मुझसे ज़्यादा एक्टिव रहेगा वही विधानसभा चुनाव में मुझे टक्कर दे पाएगा। तो आप बोल रहे हैं कि उन्होंने कार्यकाल में अपने कुछ किया नहीं है, तो इस प्रकार के दावे करना कहाँ तक उचित है? आप उनके काम को किस नज़रिए से देखते हो वो आप पे है। मेरे नज़रिए में आप उनके कार्यकाल को देख लो। उन्होंने अपने कार्यकाल में सड़कों के जाल की बात की है, सारी सड़कें जाके देख लो कहाँ तक उनकी सड़कें बनी है और किस क्वालिटी में बनी है। स्कूलों की बात करते हैं, मैंने इतने स्कूल करवा दिए, इतने कॉलेज लिया है, उन स्कूलों में जाके व्यवस्था देख लो। लगभग 19 से 20 स्कूल आज भी बंद होने की कगार पे है, क्रमोन्नत करवाए हुए स्कूलों में से बंद होने की कगार पे आ चुके हैं। और मैंने यहाँ तक भी सुना है, जानकारी मुझे ये इतनी है भी मलखेड़ा गांव का स्कूल भी शायद बंद होने की कगार पे है। तो आप उसका ये कोई काम गिनाओगे? तीसरी चीज़, कॉलेजों की बात करते हैं। घोषणा हो गई, कॉलेज आ गया, चलो बढ़िया चीज़ है, हमारी तहसील में एक चीज़ आई, परंतु उस कॉलेज के पीछे कोई व्यवस्था नहीं की अभी तक। उस कॉलेज में कोई स्टाफ नहीं है, स्टाफ की व्यवस्था नहीं है। सर, अगर हम क्षेत्र में फसल बीमा योजना की बात करें तो अमूमन ये कहा जाता है कि फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम से संचालित है, और उसमें अभी क्या फॉल्ट चल रहा है, वो अभी फसल बीमा क्षेत्र में रुका हुआ है। जब आता था फसल बीमा तो माननीय विधायक महोदय कहते थे कि फसल बीमा मैं सरकार से लड़ कर के लेता हूं, और इधर आपके बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे वो कहते थे कि बीजेपी पार्टी द्वारा ये नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये फसल बीमा दिया जाता है। अब उसमें फॉल्ट आ चुका है, क्या फॉल्ट है? वो फसल बीमा रुका हुआ है। इसके बाद अब विधायक जी तो कहते हैं कि बीजेपी वालों ने फसल बीमा रोक रखा है, और आपकी पार्टी के जो तमाम पदाधिकारी हैं उनका मानना है कि राज्य सरकार इसमें कोई गबन कर रही है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये बात आपकी जायज़ है। फसल बीमा जो स्कीम है, हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों के हितों के बारे में सोचते हुए ये स्कीम लागू की थी। जिस जगह पे जिन खेतों में पानी नहीं लगता, सिंचाई नहीं हो पाती है, अगर कोई बुआई करते हैं तो उनको भी उसका मुआवजा मिलना चाहिए, उस आधार पे ये स्कीम लॉन्च की गई थी। तो ये स्कीम केंद्र द्वारा संचालित है, उसका जो भी बजट है वो केंद्र द्वारा आता है। रही बात आपके द्वारा ये जो बात कही गई है भी कामरेड बोलता भी मैं लेके आता हूँ, ये इनके द्वारा लाई जाने वाली कोई चीज़ है नहीं। अगर हमारी पार्टी की सरकार किसानों के साथ नहीं होती तो इस तरह की स्कीम क्यों लेके आती? किसान उन्नति के लिए भी लेके आ रहे हैं, और भी बहुत सी स्कीमें हैं उन पे भी काम कर रही है।
तो ये भारतीय जनता पार्टी की, हमारी केंद्र सरकार की एक स्कीम है, उसी के तहत ये फसल बीमा आता है। और रही बात कुछ का फसल बीमा अटका हुआ है, तो कई बार कोई पॉलिसी रिजेक्ट हो जाती है, कोई पॉलिसी रिन्यू नहीं हो पाती, कई बार डबल पॉलिसियाँ कट जाती है, कई बार डॉक्यूमेंट में दिक्कत आ जाती है, कई बार बैंक के IFSC कोड का भी चक्कर पड़ जाता है, तो उस वजह से ये डिस्टर्बेंस हो जाती है। और यही मैं इस बात पे कहना चाहता हूँ, हो सकता है राज्य सरकार भी इसमें इन्वॉल्व है, जितने ज़्यादा हो सके अपने एक बार फसल बीमा रोकें, ताकि केंद्र में जो भाजपा की सरकार है उसकी हल्काई हो सके। परंतु जैसा कि आप सभी को पता है, आज हमारे देश की जो सरकार है, केंद्र की जो सरकार है, वो निरंतर बिना रुके बिना थके चल रही है, काम कर रही है। अभी जो जल जीवन मिशन है केंद्र द्वारा लाया गया था, केंद्र सरकार द्वारा लाया गया था, हर घर डाणी हर घर जल हर घर नल की जो स्कीम थी, आज उसके तहत राजस्थान में बहुत बड़े पैमाने पे केंद्र सरकार से बजट आया था। लगभग गांवों में मैं गया हूँ, लगभग गांवों में मैंने सर्वे भी किया है, देखा भी है। अभी तक राज्य सरकार ने उन ठेकेदारों की पेमेंट रोक दी, और बहुत के लगभग गांवों में पेमेंट रोकने की वजह से उन टंकियों का काम, चाहे डिग्गी का काम ले लो, चाहे पाइपलाइन का काम ले लो, सभी काम बीच में रुका पड़ा है। ये सब केंद्र सरकार की स्कीम को फेल करने के लिए गहलोत की भ्रष्ट सरकार लगातार कर रही है, और निरंतर उसी वे में वो चल रहे हैं। अभी किस तरीके से अपने मोदी जी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको रोके या उनको फेल करे, ताकि कल को हमारी सरकार यहाँ पे बन सके और वो भाजपा पे झूठा एलिगेशन लगा सके। परंतु जनता इस चीज़ को अच्छी तरीके से जान चुकी है, परख चुकी है। ये राज्य सरकार की एक झूठी घोषणाएं हैं, और राज्य सरकार की मंशा भी हमारे साथ नहीं है, साफ नीयत से वो काम नहीं कर रहे हैं, उस वजह से आम जनता को परेशानियाँ झेलनी पड़ रही है। जी, आप युवा है, युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, और अगर आप बीजेपी की आपको टिकट मिलती है तो युवाओं के लिए आप क्या करेंगे आने वाले समय में? देखिए जी, आने वाले समय में युवा ही देश का भविष्य है। युवा ही तय करेगा भी अपने देश को, अपने क्षेत्र को, अपने किस वे में लेके चले, कौन सी दिशा में लेके जाए। मेरा सबसे पहले युवाओं से एक अनुरोध ये है, क्षेत्र में जिस तरीके से चोरी की घटनाएं, नशे की घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो मेरा सभी आपके चैनल पे जो भी दर्शक उन सभी से एक अनुरोध है, कृपया करके इन चीज़ों पे आप अंकुश लगाने का प्रयास करें। अकेला किसी एक के बोलने से कुछ नहीं होगा। हम सभी अगर एकजुट होकर एक मंच पे आके कोई बात करेंगे तो हम नशे पे भी काबू पा सकते हैं, और नशे पे एक बार जब हमने काबू पा लिया तो हमारे देश का युवा कुछ भी कर सकता है जी। और मेरा आम जनता से एक यही मैसेज है, आप भाजपा की जो जन कल्याणकारी नीतियाँ हैं उनके बारे में देखो, उन्हें पढ़ो, और उसी के अनुरूप आप आगामी विधानसभा चुनाव में अपने जनप्रतिनिधि चुनें। जी, धन्यवाद जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ हेमंत पचार। आपको बताना चाहेंगे, हेमंत पचार युवा नेता है, बीजेपी से टिकट की दावेदारी अपनी जता रहे हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। आपको हेमंत पचार जी के विचार किस प्रकार लगे, आप ये कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। धन्यवाद।